Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our second lecture of Chapter 1 Formula in Excel 2013. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एम एस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास या तो बुकमार्क हुआ होगा एम एस एक्सेल, या फिर आपने एक्सेल लिखना है और उसके बाद एक्सेल आपके पास आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आपने एक्सेल ओपन कर लेना है। दूसरी बात हमने ये की थी कि ये जो डिफरेंट बॉक्सेस आपके सामने बने हुए हैं टेबल्स की फॉर्म में, ये सेल्स कहलाते हैं, और जो सिलेक्टेड सेल होता है उसके ऊपर ब्लैक बॉक्स बना हुआ होता है और वो ब्लैक बॉक्स मर्क्यूरी कहलाता है। एक्सेल जो है वो एक वर्कशीट है और वर्कशीट जो है वो कॉलम्स और रोज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी मदद से हमारे पास टेबल बन जाता है, सेल्स आ जाते हैं, और सेल्स के अंदर हम डाटा को लिखते हैं। अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी लिखते हैं, सिंबल्स भी लिख सकते हैं और नंबर्स भी लिख सकते हैं। एम एस एक्सेल इस्तेमाल करने की वजह यह है कि हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और उससे उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उससे कैलकुलेशंस निकाल सकें, उससे रिज़ल्ट्स निकाल सकें, उसको उसमें जो है फॉर्मूले अप्लाई कर सकें ताकि हमारे पास हमारी मतलब का रिज़ल्ट आ जाए। कॉलम्स को एक्सेल के अंदर अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। जेड के बाद डबल ए बी ए सी ए डी इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा, और जब जेड जेड आ जाएगा तो उसके बाद ट्रिपल ए डबल ए डबल ए बी डबल ए सी डबल ए डी इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा, और आखिरी जो सेल है वो जाकर एंड होता है एक्स एफ डी पे। अगर आप एम एस एक्सेल की शीट पे आने के बाद कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आप बिल्कुल आखिरी कॉलम पर पहुंच जाएंगे, और आखिरी कॉलम इस वक्त कौन सा है? आखिरी कॉलम है एक्स एफ डी। इसके बाद आगे कोई कॉलम नहीं है। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आखिरी रो आ जाएगी, और आखिरी रो है 10,48,576। तो सवाल ये पैदा होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? एक्स एफ डी तो कॉलम का आखिरी कॉलम का नाम है, लेकिन आखिरी कॉलम कौन सा नंबर है? कितने कितने कॉलम्स हैं टोटल? तो आखिरी सेल पर जाकर अगर आप कॉलम इक्वल्स टू कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं टोटल? 16,384, 16,384, ठीक है? टोटल 16,384 कॉलम्स हैं और 10,48,576 रोज़ हैं। तो जिस कॉलम पे भी आप ये फार्मूला लगाएंगे वो उस कॉलम का नंबर आपको बता देगा। अब मिसाल है कि हमारे पास रोज़ मौजूद हैं 10,48,576 और कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं 16,384। तो अगर हमें सेल्स की तादाद जाननी है तो हम सेल्स को यानी कि रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है? तो देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं। 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 सेल्स हमारे पास एक स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद हैं, एक एक्सेल की शीट के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल शीट्स जो हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 1000 शीट्स तक तो मैंने एंटर करके चेक की हैं, 1000 शीट से भी ज़्यादा आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी बड़ी आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ होगा उतना ज़्यादा आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ शीट्स को एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक तरह का एक यहाँ पर भी हमने फार्मूला यूज़ किया, और फार्मूला यूज़ करने के लिए है जैसे कि हमें मालूम है कि इक्वल का साइन लाजमी यूज़ करना होता है, ठीक है? तो इक्वल का साइन यूज़ करना होता है, तो अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ किए बिना फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ये जो साइड में नंबर एक बॉक्स दिया हुआ है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये हर सेल का, जिस सेल पर भी आप मौजूद हैं उसका सेल रेफरेंस दे रहा होता है। सेल के रेफरेंस लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने कॉलम का नाम और उसके बाद रो का नाम आएगा, ठीक है? जैसे कि इस वक्त हम E6 पर हैं, E कॉलम है और 6th रो है, ठीक है? और अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको या तो आप माउस से ड्रैग करके भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप
जो है वो लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई, और उसके बाद अगर आपको E4 से लेकर G5 तक सिलेक्ट करना है तो E4:G5 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज अगर लिखनी है तो पहला और आखिरी सेल आपने उसका रेफरेंस देना है और बीच में लगा देना है कॉलन। ठीक है, अगर आपको पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो E:E का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको पूरी की पूरी पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना था तो आपने E:E इस्तेमाल किया। अगर आपको पूरी की पूरी रो यूज़ करनी है तो 6:6 आपने लिख देना है। तो अब इस रो के तमाम सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको 6 से लेकर 8 तक के तमाम सेल्स सिलेक्ट करने हैं रो के तो 6:8 लिख देंगे, और अगर कॉलम में ऐसा करना है तो C:F, तो C से लेकर F तक के तमाम सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंस जो है, ये रेंज रेफरेंस है जो कि आप आराम से लिख सकते हैं, रेंज का रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी हम फार्मूला पे लगाना सीखेंगे। तो फार्मूला जब भी आप किसी भी सेल पे लगाते हैं तो जब एंटर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आ रहा होता है। एंटर करने से उस सेल का, उस फार्मूले का रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन फार्मूला बार में आपको वही फार्मूला लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपने कौन से सेल रेफरेंसेस को देकर क्या फार्मूला इस सेल पर अप्लाई किया है। ठीक है, और मल्टीपल फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो सारे फार्मूले यहाँ पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन बार जो है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कॉमन फार्मूले यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि सम करना, प्लस एवरेज निकालना, ठीक है, इफ़ की कंडीशन अप्लाई करना, ठीक है, काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ़ कितनी वैल्यूज़ आपने दी हैं, मैक्सिमम मिनिमम बताना, साइन कॉस टेंजेंट का फार्मूला लगाना, सम इफ़ लगाना। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एलसीएम लेना। ठीक है, तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 6 और 3 है, इसके अंदर 6 और 4 है, इसके अंदर अगर एलसीएम लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू एलसीएम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मैं ये रेंज दे दूँगा। तो जब मैं ये रेंज दूंगा तो वो इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एलसीएम निकल आया यहाँ पर। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं कोई भी रिज़ल्ट शीट मेंटेन करना चाहता हूँ तो मैं रिज़ल्ट शीट भी मेंटेन कर सकता हूँ। बस याद ये रहे कि जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो सिलेक्टेड सेल होता है उसके ऊपर बना हुआ होता है, वो ब्लैक बॉक्स क्या कहलाता है, मरकुई कहलाता है। और नेम बॉक्स में जो है वो आपके पास सेल का रेफरेंस आ रहा होता है, और फार्मूला बार में फार्मूला लिखा हुआ आ रहा होता है। टॉप के ऊपर आपके पास रिबन्स मौजूद हैं, टैब्स मौजूद हैं, जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस मौजूद हैं, और उनके नीचे यहाँ पर जो ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं कमांड ग्रुप बॉक्स। ठीक है, कमांड ग्रुप्स। तो कमांड ग्रुप जैसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप है, उसके अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी हमारे सामने कमांड्स मौजूद हैं जो कि हम यहाँ एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं एक रिज़ल्ट शीट मेंटेन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बच्चे का नाम, फिर उसकी क्लास आ जाएगी, उसके बाद सेक्शन आ गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि मिसाल है कि टेस्ट 1 आ गया, फिर इसी तरह से टेस्ट 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से टेस्ट 3 आ जाएगा, और इसी तरह से उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि आपने की परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है, तो ये सारे आप फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको डाटा वैल्यूज़ देनी होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ एक टेस्ट में अपना नाम लिख लिया, क्लास मैंने 7 लिख ली, सेक्शन मैंने A लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से जितने बच्चे होंगे उनके नाम आते जाएंगे और उनके मार्क्स आते जाएंगे, और हम यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे मार्क्स आ गए 45, फिर आ गए 65, फिर तीसरे टेस्ट में आ गए 85। ठीक है, तो टोटल मार्क्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और उसके बाद ये जो रेंज है इसको माउस से ड्रैग करके रेंज दे दूँगा D3 से F3 तक। याद रहे कि जिस सेल पर आप मौजूद हैं उस सेल तक की रेंज आप नहीं देंगे, वरना सर्कुलर रेफरेंस का एरर आ जाएगा कि रेफरेंस बार बार जो है वो सर्कल में रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने हमेशा जब भी फार्मूला यूज़ करना है हमने
जिस सेल पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल का रेफरेंस नहीं देना। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, जैसे कि यहाँ पर अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से। सही है, जैसे कि 300 टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद जब हम परसेंटेज पर क्लिक करेंगे एक बार तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, अनस आ गया, फुरकान आ गया, जाहिर है कि सब 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास 777। ए है तो सब ए को मैं रिपीट कर दूंगा बार बार। मार्क्स मैं रैंडमली डिफरेंट चेंज कर देता हूँ सबके। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर नंबर वैल्यू जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर होती है, और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स हम लिखते हैं वो हमेशा राइट की तरफ होते हैं। देखिए आप फुरकान और एहसन जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट हुआ है, और नंबर्स जो हैं वो राइट अलाइनमेंट की तरफ हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके भी टोटल मार्क्स हैं, तो मैं इनके टोटल मार्क्स निकालने के लिए इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये इसका रिलेटिव रेफरेंस खुद ही ले लेगा। खुद ही ये इसके नीचे वाले सेल्स को, जो नीचे वाले सेल्स हैं उनको यहाँ पर उनका सम कर दिया इसने, इसी तरह से उससे नीचे वाले सेल्स को इसने खुद ही सम कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस, कि वो खुद ही जो है वो सामने का जो इससे रिलेटेड रेफरेंस है वो खुद ही उठा लेता है। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज निकालनी है तो फिर मैं रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स चेंज कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल प्रायोरिटी, अगर हमारे टोटल मार्क्स चेंज होते रहते हैं, 300 नहीं है इस बार, 250 हैं या 350 हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि अब टोटल मार्क्स चेंज हो गए, तो मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स का रेफरेंस दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो भी परसेंटेज निकल आई टोटल मार्क्स के हिसाब से। लेकिन बाकी के जो फॉर्मूले हैं नीचे वाले, जब मैंने ड्रैग किया तो उसमें एरर आ रहा है। एरर आने की वजह यह है कि वो वैल्यू गलत पिक कर रहा है, वो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से उससे नीचे वाली वैल्यू पिक कर रहा है, और उससे नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसके जो नीचे है यहाँ पर भी ये फॉर्मूले में एरर पिक कर रहा है, क्योंकि उसने उससे भी नीचे वाले सेल को पिक कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर ये ऑब्टेन मार्क्स तो चेंज करे, अनस के ऑब्टेन मार्क्स उठाए, फिर नीचे जाएँ तो फुरकान के ऑब्टेन मार्क्स उठाए, लेकिन टोटल मार्क्स तो सबके लिए सेम है, तो उसको तो यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उस वैल्यू को तो फिक्स्ड होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये तरीका है कि आप डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। डॉलर का साइन किस लिए होता है? ताकि रेंज को फ्रीज़ किया जा सके। तो यहाँ पर हमें अगर हमारी रेंज फ्रीज़ करनी है तो हम डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे ताकि वो रेंज फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में डॉलर का साइन लगाया। कॉलम से पहले भी अगर आपको कॉलम फ्रीज़ करना है खाली, तो सिर्फ कॉलम से पहले फ्रीज़ का साइन लगाएं, और अगर आपको रो को फ्रीज़ करना है खाली, तो सिर्फ रो से पहले, रो नंबर से पहले फ्रीज़ यानी डॉलर का साइन लगाएं। और अगर आपको दोनों फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप दोनों के साथ जो है वो डॉलर का साइन कॉलम और नंबर, उसके कॉलम नंबर और रो नंबर के साथ फ्रीज़ का साइन लगाएं, जैसे कि मैंने लगाया। ये कहलाता है मिक्स्ड रेफरेंस के। इसमें एक रेफरेंस तो मैंने फ्रीज़ नहीं किया, एक रेफरेंस तो चेंज हो रहा है, जबकि दूसरा रेफरेंस मैंने क्या कर दिया, फ्रीज़ कर दिया कि ये चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा। पहला वाला रेफरेंस G3 जो है वो चेंज हो रहा है, बार बार नेक्स्ट 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 नीचे नीचे आता जा रहा है, लेकिन जो दूसरा रेफरेंस है टोटल वाला, अब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको फिर से ड्रैग किया तो देखें अब सबकी परसेंटेज सही आ रही है, और सब में ये रेफरेंस भी सही पिक कर रहा है। यहाँ पर ही बिल्कुल सही, टोटल रेफरेंस भी सही उठा रहा है और ऑब्टेन मार्क्स भी सही उठा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि मैं दोनों रेफरेंसेस को फ्रीज़ कर दूँ, तो फिर ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। वैसे तो ये सिचुएशन पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सब बच्चों के मार्क्स पर ये 56% दे देगा, क्योंकि सब बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स ये 195 ही उठा रहा है, जबकि सबके तो 195 नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम फिक्स रेफरेंस का, एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब हम तमाम सेल्स को फ्रीज़ कर देते हैं, रिक्वायर्ड तमाम सेल्स को हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो कहलाता है फिक्स एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब किसी रेफरेंस को फिक्स किया और किसी को फिक्स नहीं किया, किसी के अंदर डॉलर का साइन लगाया, किसी रेफरेंस में किसी में नहीं लगाया, तो वो कहलाता है मिक्स्ड रेफरेंस। और जब किसी भी सेल में हमने डॉलर का साइन नहीं लगाया, तो वो कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस, जिसके अंदर वो नीचे वाले सेल का रेफरेंस खुद ही पिक कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी रिजल्ट शीट यहाँ पे बनाई। और अगर मल्टीपल सेल्स को आपने मर्ज करना है, यानी कि 2-3 सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना है,
तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर के नाम से जो है वो एक बटन है, उसको यूज़ करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने रिजल्ट शीट की हेडिंग डालनी थी इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लिया। बाकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो कि हमने MS वर्ड में भी यूज़ करें। फ़ॉन्ट में कलर क्या रखना है, टेक्स्ट क्या रखना है, बॉर्डर अप्लाई करना है या नहीं करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, या फिर जो है वो आपने करनी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। तो इस किस्म के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं घर पर बैठकर और डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे उनका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास रेफरेंस जो है, यहाँ पर हमने रेफरेंसेस डिस्कस कर लिए कि कितने किस्म के रेफरेंसेस होते हैं, फॉर्मूले के अंदर इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, और रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं, वैल्यूज़ डाटा वैल्यूज़ कैसे पिक करते हैं, कॉलम सेल और रोज़ क्या होती हैं और कितनी होती हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की हैं। बाकी सेल या रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने पास एरो की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आपको रेंज का रेफरेंस देना होगा तो शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे राइट लेफ़्ट अप डाउन एरो की से, तो फिर रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सर्कुलर रेफरेंस हमें नहीं देना होता। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जिस सेल पर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी सेल को आपने रेंज में ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा सर्कुलर रेफरेंस का, वो आपने नहीं करना है। बाकी 3 तरह के रेफरेंस हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो ये होता है कि हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। हम वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्लस करना तो आपने अभी भी सीखा कि 2 सेल्स को प्लस करना है तो बीच में उनके प्लस की साइन लगा दें, और अगर बहुत सारे सेल्स का सम, बहुत सारे वैल्यूज़ जो है उनको ऐड करना है तो सम का फंक्शन अप्लाई कर दें, इक्वल्स टू सम, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने जो जितने नंबर ऑफ़ सेल्स को ऐड करना है उनका सेल रेफरेंस दे देंगे और आपके पास एडिशन में आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कहलाती है कॉन्सैटिनेशन। कॉन्सैटिनेशन के अंदर क्या होता है कि मिसाल है, मैंने यहाँ लिखा साद, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा उर, और यहाँ मैंने लिखा रहमान, ठीक है, ये मेरा नाम आ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे इस सेल पे कॉन्सैटिनेशन का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसका तरीका ये है कि मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। याद रहे कि जो चीज़ भी आप शो करवाना चाहते हैं अपने कॉन्सैटिनेशन के अंदर वो चीज़ आपने लाजमी यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साद इक्वल्स टू, उसके बाद मैं यहाँ दूंगा रेंज नाम, जैसे कि मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया साद, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा एंड का एम्परसेंट का यहाँ साइन लगेगा। ये एंड का जो साइन है ये MS एक्सेल के अंदर इसको कहते हैं एम्परसेंट, तो मैंने यहाँ एम्परसेंट का साइन लगा दिया। फिर मुझे यहाँ पर ज़ाहिर है कि 7 के बाद स्पेस देना होगा, तो मैं यहाँ स्पेस लगाऊंगा, फिर मैं दूसरा एम्परसेंट लगाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे यहाँ लिखना है उर, क्योंकि मेरे नाम में उर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर जो है वो एम्परसेंट का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं फिर स्पेस दूंगा, ठीक है, और इन दी एंड मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख दूंगा रहमान, जो मेरा नाम का आखिरी, मेरा लास्ट नेम में आखिरी नेम है, ठीक है। जब मैं एंटर करूँगा तो देखें यहाँ पर सादुर रहमान ये स्पेस के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ऊपर फार्मूला मैंने क्या लगाया था यहाँ पर एंड, यहाँ पर इक्वल्स टू, जो भी मुझे लिखवाना था, साद मिसाले लिखवाना था या और लिखवाना था, रहमान लिखवाना था, वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इवन मैंने जो स्पेस दिया है साद और रहमान के बीच में उसे भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज अ कैरेक्टर शो किया है, तो उसे स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर यूज़ करेगा। और एंड जो है वो यहाँ पर मैंने एम्परसेंट के तौर पर यहाँ पर एंड दूसरे वर्ड के लिए एम्परसेंट एंड का वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल, जब मैंने एंटर किया तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉन्सैटिनेशन, सही है, CONCATENATION, कॉन्सैटिनेशन। और ये जो निशान है एंड का निशान है जो कि हम लगाते हैं, ये एंड नहीं है, ये यहाँ पर एम्परसेंट का निशान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी MS एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं MS एक्सेल के अंदर जो हम अल्फ़ाबेट्स या लिख रहे होते हैं, जो भी सिंबल्स लिख रहे होते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि नंबर्स जो हैं वो तो नंबर्स ही कहलाते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सही है, 1 2 3 ABCD या कोई भी सिंबल है, वो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो स्ट्रिंग्स को अगर ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सही है। तो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पर
कॉन्सैटिनेशन का जो फॉर्मूला है जो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपने जो भी वर्ड लिखवाना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और इवन अगर आपको स्पेस भी देना है तो वो भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में शो करना है। और उसके बाद आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, तो एंड यानी एम्परसेंड का निशान यूज़ करेंगे बीच में, तो वो उन तमाम वर्ड्स को क्या करके करेगा, ऐड करके लिख देगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम ग्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें ग्रेड का फॉर्मूला लगाना है तो हम यहाँ पर ग्रेड का क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके पास एक्सेल के अंदर एक रेफरेंस शीट तो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रेड भी अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ग्रेड के लिए आपके पास यहाँ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको कि आप जैसे कि हमारे मैट्रिक बोर्ड सिस्टम में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि हमें ग्रेड किस बेसिस पर देना होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास A1 ग्रेड जो है वो 80% से अबव पर होता है, जिसकी परसेंटेज 80% से ज़्यादा आएगी उसका क्या हो जाएगा, ग्रेड इम्प्रूव हो जाएगा, उसका ग्रेड A ग्रेड से भी A1 ग्रेड होगा। जिसका 80 से 70 के दरमियान आएगा उसका A ग्रेड आएगा, जिसका 50 से 60 के दरमियान आएगा, 60 से 70 के दरमियान आएगा, उसका जो ग्रेड है वो क्या होगा, B ग्रेड होगा। और जिसका 50 से 60 के दरमियान आएगा, सही है, उस 50 से लेकर 60 तक वो आएगा, उसका ग्रेड होगा C ग्रेड, और उसके बाद फेल। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि इक्वल्स टू इफ़ के बाद आपने सेल का रेफरेंस देना है कि कहाँ से परसेंटेज वो कहाँ से पिक करेगा। ठीक है। तो इक्वल्स टू लगाना है आपने, इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद आपने ब्रैकेट लगाना है। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आपने इफ़ का स्टेटमेंट लगाना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमने ग्रेड लगाना है, कि ग्रेड कैसे लगाएंगे, कि जैसे कि आपने यहाँ कंडीशन लगानी होगी कि इफ़ ब्रैकेट के बाद आप परसेंटेज का रेफरेंस देंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80% हो जाए। ठीक है। तो अगर आपकी परसेंटेज 80% से अबव होगी या 80% के इक्वल होगी तो कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में बताना है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है। आंसर क्या आ गया यहाँ पर आपके पास रेफरेंस आ गया A1 ग्रेड। ठीक है। आपने बता दिया कि जी 80% से अगर अबव या 80% के इक्वल होगी तो आपकी परसेंटेज हो जाएगी A1 ग्रेड। इसी तरह से अगर हमने सेकंड कंडीशन लगानी है तो हमने लिखा कॉमा इफ़ ब्रैकेट, फिर से हमने परसेंटेज का रेफरेंस दिया, फिर से हमने लिखा ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा कि 70% से अबव हो या 70% के इक्वल हो तो हमारे पास क्या परसेंटेज आ जाए, तो हमारे पास ग्रेड आ जाए A ग्रेड ऑब्वियसली। ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉमा डाला, मैंने यहाँ लिखा इन्वर्टेड कॉमास A। ठीक है। तो A आ जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कहा कॉमा इफ़। ठीक है। इफ़ लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने फिर परसेंटेज का रेफरेंस दिया, और परसेंटेज का रेफरेंस देने के बाद मैंने कहा कि ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है। किस अगर रेंज जो है, जो परसेंटेज है वो हमारी क्या हो जाए, 60% या इक्वल या उससे अबव हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाए रेफरेंस, यानी कि आंसर क्या आ जाए हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर प्रॉब्लम आ भी रहा हो फॉर्मूले में तो आप यहाँ पर दोबारा फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 60% तक बता दिया कि परसेंटेज जो है वो 60% हो जाए, और अगर 60% से नीचे आए तो फिर इफ़ ग्रेटर दैन परसेंटेज इज़ इक्वल टू, सही है, 50%, तो फिर C ग्रेड आ जाएगा ऑब्वियसली, कि 50% से के इक्वल या अबव होगी तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, C ग्रेड आ जाएगा। और C ग्रेड होने के बाद अगर बच्चा फिर भी 50% से भी नीचे चला जाए, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं फेल। ठीक है। 50% से भी अगर बच्चे की परसेंटेज नीचे आएगी तो वो फेल हो जाएगा, कॉमा आपने फिर लास्ट ऑप्शन दे दिया कि एल्स फेल। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट उतनी ही दफ़ा क्लोज़ करना है जितनी दफ़ा आपने ओपन किया है। तो आपने कितनी दफ़ा ओपन किया है, 4 दफ़ा, 1 2 3 4। तो आप यहाँ 4 दफ़ा ऑफ करेंगे, 1 2 3 4। देखें आखिरी दफ़ा ऑफ हो गया। अब आपने एंटर कर देना है। तो देखें यहाँ 56% पे C ग्रेड आ रहा है, 70% पे A ग्रेड आ रहा है, 55% पे C ग्रेड आ रहा है। अब एज एन मैं इसके मार्क्स बढ़ा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं इसके मार्क्स बढ़ा देता हूँ।
ठीक है, एज इन इसके मार्क्स मैं कर देता हूँ 95। तो देखें बी ग्रेड हो गया 60% पे। यहाँ पर मैं इसके मार्क्स और बढ़ा देता हूँ, तो देखें ए ग्रेड हो गया, मैं और मार्क्स बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके तीनों में 95 मार्क्स कर देता हूँ। A1 ग्रेड हो गया ए उस पर। अब इसको फेल करते हैं, फेल हो गया। जब 39% आई, 50% से नीचे आई तो फेल हो गया। 40% पे फेल हो गया, क्योंकि हमने जो रेफरेंस दिया था उसके मुताबिक ये 50% पे सी ग्रेड होना चाहिए था, 60 पे बी, 70 पे ए और 80 से अबव जो है वो A1 ग्रेड होना चाहिए था। तो ये फिर इसके परसेंटेज जो है 50 से भी कम आई है, तो इसलिए यहाँ पर ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है आपका यहाँ पर ग्रेड निकालने का। सो नाउ अगर हमें रैंक निकालना है किसी भी नंबर का, किसी भी परसेंटेज का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रेफरेंस देना है पहले सेल का। पहले सेल का रेफरेंस आप देंगे कॉमा, कि कौन सी वैल्यू को कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जब तक आप वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपका जो है रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये फिर पहली वैल्यू है जो कि आप कंपेयर करेंगे 195। ये देखिएगा कि इस पूरी रेंज में 195 किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो आप लिखेंगे कॉमा, कॉमा लिखने के बाद आप यहाँ पर यही रेंज दे देंगे पूरी, कि 195 को 195 से कंपेयर करेगा, फिर 245 से कंपेयर करेगा, 140 से कंपेयर करेगा। फिर ये देखिएगा कि 195 245 से सबसे बड़े नंबर से बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से रैंक देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस रेंज को फिक्स करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस रेंज को फिक्स नहीं किया तो फिर वही रेंज नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर इस रेंज के साथ मैं लगा रहा हूँ डॉलर का साइन, ताकि ये जो रेंज है जिसमें इसे बार बार चेक करना है नंबर को, वो यहाँ पर फिक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये रेंज मैंने फिक्स कर दी। उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पर 0 या 1 का इस्तेमाल करेंगे। 0 जब जब डिसेंडिंग में हो और 1 जब जब असेंडिंग में करना हो। तो हमें तो असेंडिंग में करना है, बड़े से छोटे पे जाना है। ठीक है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 यूज़ करा, 1 फॉर असेंडिंग एंड 0 फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो यहाँ पर ये उल्टा रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, क्या उल्टा रेफरेंस दे रहा है कि यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको थर्ड रैंक दे रहा है, और जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं उसको उल्टा दे रहा है। तो यहाँ पर उल्टा रेफरेंस दे दिया इसने। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, 0 डिसेंडिंग में, कि सबसे बड़ा सबसे पहले आए और उससे छोटा उसके बाद। अब देखें, अब सबसे बड़ा सबसे पहले आ रहा है, उससे छोटा उसके बाद आ रहा है, और उससे छोटा उससे नीचे आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है रैंक निकालने का। तो आज की क्लास में हमने यही सीखना था। अब मैं इस प्रोग्राम को जो है वो आपके सेव कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फ़र्दर हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स की शीट है जो कि मैंने आपकी MS पावर पॉइंट की फ़ाइल के साथ अटैच की है, ठीक है, आपकी वीडियो के अंदर भी आपको नज़र आ जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है इस चैप्टर का, फॉर्मूला इन एक्सेल 2013 का, और उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स जो गिवन हैं वो लिखने हैं अपनी कॉपी में। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।